अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक कॉरिजेंडम जिसको कहते हैं तस्हीह। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे जब बात कर रहे थे हम लोग ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के हवाले से, तो मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान अभी भी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, लेकिन वो नहीं हैं। तो वो 2014 तक उसके चांसलर थे। बाद में मैंने चेक किया तो इसकी तस्हीह मैं करना चाह रहा था, तो इसलिए माज़रत कबूल कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज के टॉपिक्स की तरफ ज़रा बढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे जो आज के टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पैगाम डायरेक्टली भेज दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल रहें, और ये जो 90% लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका और फ़ौज का आमने-सामने होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर साथ ही हम देख रहे हैं कि पीटीआई का प्रोटेस्ट नेशन वाइड हुआ, किसी किसी जगह पे अच्छा रहा, किसी जगह पे नहीं रहा। ज़ाहिर है कि एक जो वहाँ पे एक फ़िज़ा है उसमें इतना भी काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो धरना है, उसकी इजाज़त फाइनली मिल गई और लियाकत बाग में ज धरना जारी है, और हाफ़िज़ नईम साहब कह रहे हैं कि हम 1 महीने तक भी यहाँ पे बैठे रहेंगे और यहाँ पे बस्तियाँ बसाएँगे। लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत जो हैं, उनके सामने ये केस लगा हुआ था इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की इजाज़त का। तो उसमें जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है जज साहिबा के साथ, वो बहुत ही घटिया अंदाज से वहाँ पे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब मेरा ख्याल है, तो वो उन्होंने जिस तरीके से टॉन्ट किया उनको, जिस तरीके से बात की, तो ये तौहीन अदालत इनके ऊपर लगनी चाहिए। इस तरह का रवैया जो है किसी भी सूरत में अदलिया में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही ब्रुकिंग जो इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उसकी एक रिपोर्ट आई है। फिर गैलप सर्वे की, ये तमाम चीज़ें जो है इनको ज़ेरे बहस लाने की कोशिश करते हैं। टाइम थोड़ा होता है, लेकिन फिर आप कहते हैं जी कि ज़रा जल्दी ख़त्म करें। अब इतनी चीज़ें होती हैं, उनको ज़ेरे बहस लाने के लिए उन पे गुफ्तगू तो करनी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा बर्दाश्त भी किया करें। और ज़ाहिर है जो लोग, जिनके पास टाइम की किल्लत होती है, वो ज़रा थोड़ा-सा स्पीड तेज़ करके देख लें, या जितना भी देख सकते हैं उतना कम से कम देख लें, ठीक है ना जी? तो इसलिए कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंडिपेंडेंट मीडिया जितना भी है इसको सपोर्ट करनी चाहिए आपको इस वक़्त, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इट्स ऑल गॉन, लॉन्ग डेड। लेट्स सी क्या होता है। हियर कम्स सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। कैसी जा रही है आपकी गर्मी-शर्मी? हफ्त का महीना है सर, बस आपको पता है जुलाई और अगस्त भारी होते हैं, तो अल्लाह ताला करम करने वाला। बारिशें हुई हैं, लेकिन जरा एक धुआंधार किस्म की बारिश हो जाए तो उसमें जमीन की जो तपिश है वो भी कम हो सकेगी। हाँ, और ख़ास तौर पे जब बिजली भी इतनी महँगी हो तो बंदा एसी भी नहीं चला लाज़मी सकता। बात है कि एक तरफ बिजली बड़ी महँगी है, फिर एक तरफ लोड शेडिंग है, फिर एक तरफ बिजली के बिल आते हैं, तो हाँ। लोगों के और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। सही बात है। अच्छा जी, ज़रा आ जाएँ, ये जो इमरान खान साहब का मैसेज है उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शोज़ भी किए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने एनआरओ माँग लिया है, इन्होंने ये कर दिया है, और ये अब जनाब लेट गए हैं, और क्या हो रहा है। तो बेसिकली इस मैसेज में जितना मैंने पढ़ा है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें कोई अनयूजुअल बात की हो, इमरान खान ने पहले मौक़िफ़ से कोई हट के बात की हो। देखिए, बात ये है कि जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन हैं, वो तो इस बयान को इमरान खान की शिकस्त के तौर पर देख रहे हैं, हुँ। और उनके ख्याल के मुताबिक इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं, इमरान खान थक चुके हैं, इमरान खान फौज से मुफाहमत चाहते हैं और सुलह का हाथ बढ़ा रहे हैं, और साथ-साथ वो ये भी कहते हैं कि हमसे कोई डील वगैरह कर ली जाए, क्योंकि अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। एक परसेप्शन पीएमएलएन के और जो पीटीआई के मुखालफिन हैं, उनकी जानिब से किया जा रहा है। हालाँकि बात बड़ी बुनियादी सी और सादी सी है, जो उन्होंने पैगाम दिया, और ये पैगाम बड़ा, मैं इसको समझता हूँ कि एक बड़ा टाइमली पैगाम दिया। उस पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो उन्होंने मैसेज दिया है, वो ये दिया है कि जनाब, अगर फौज जो है अपने आप को इस सारे मामलात से, जो पॉलिटिकल मामलात में उसकी जो एंगेजमेंट है, उससे वो अलग-थलग कर ले, और सियासी फरीकैन को और सियासी लोगों को खुद अपने फैसले करने दे और एक दूसरे का मुकाबला करने दे, तो हम ये मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक और जो इशारा किया है वो ये, और ये मैं आपके प्रोग्रामों में बार-बार कहता रहा हूँ, कि मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के मुखालफिन हमेशा चाहेंगे कि फौज के दरमियान और पीटीआई के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको उभारा जाए, उसको रिजॉल्व ना किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जितने ज्यादा तजादात, जितनी ज्यादा नफरत, जितना ज्यादा गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान और पीटीआई में होगा, तो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो पीएमएलएन और उनके हम ही होंगे। और इसीलिए ये जो बात उन्होंने की है कि एक खास मनसूबाबंदी के तहत फौज को और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसका हल उन्होंने यही बताया
कि फौज अपने आप को जरा न्यूट्रल कर। अच्छा, अब ये कोई बात गैर आईनी तो नहीं है, क्योंकि आइन भी यही कहता है कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। और अभी इस वक्त जितनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हो गई है, उसमें जरूरत इसी अमर की है। और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि अपना रास्ता जो है ना वो उनको निकालने दे, सियासतदानों को और सियासी जमातों को, और एस्टैब्लिशमेंट जरा थोड़ा सा बैकफुट हो जाए। क्योंकि देखिए, जितनी तनकीद इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे हो रही है, जितनी तनकीद फौज पर हो रही है, जितनी तनकीद आर्मी चीफ पर हो रही है, उनके इदारे के ऊपर हो रही है, ये कोई पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना इससे कोई पाकिस्तान का भला होने वाला है। इससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जहां पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो रही है, वहीं इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो रही है, वहीं सिक्योरिटी की सिचुएशन भी खराब हो रही है, वहीं हमारी रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी खराब हो रही है। तो इस लिहाज से एक मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है इमरान खान की जानिब से कि अगर फौज इस वक्त अपने आप को न्यूट्रल कर ले, और पैगाम भी उन्होंने आर्मी चीफ को ही दिया है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा डेफिसिट है, तो उस डेफिसिट को ब्रेक करने की तरफ तो एक कदम उन्होंने उठा लिया है। अब ये तय तो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है कि वो कितना ज्यादा अपने आप को डिसएंगेज करती है ये इस जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये जो कुछ लोग कह रहे थे जी कि ये जो पैगाम है ये इसलिए आया है कि इससे पहले कुछ लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, कहा जा रहा है कि 2 जनरल्स और 2 ब्रिगेडियर्स जाके उनको मिल के आए हैं, मेजर जनरल्स। तो क्या इसकी कुछ इतलात आपको हैं या ये वैसे ही पैगाम आ गया? ऐसे तो नहीं हो नहीं, सकता। इतलात तो है कि कुछ लोगों की मुलाकातें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुई हैं, और इमरान खान को पैगाम भी पहुंचाया गया है उनका, आर्मी चीफ का या फौज का। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि ये जो पॉलिटिकल बंदोबस्त किया था, हुकूमती बंदोबस्त किया था एस्टैब्लिशमेंट ने, ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, लाइबिलिटी बन गया है इस वक्त नेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना सिक्योरिटी वाइज, और ना ही ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद हो रही थी उसका कोई जवाब दे सका पीटीआई को, जो लोग इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद भी कर रहे थे। तो इस तरफ इस लिहाज से देखा जाए तो एक मुतबादल बंदोबस्त की बातें तो हो रही है ना इस्लामाबाद में, और वो कहा जा रहा है कि जनाब कोई मुतबादल अपना तब्दीली लाई जाए जिसमें अपना ये निगरान सेटअप कुछ तरह का हो, जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो, कोई कौमी हुकूमत का मॉडल हो जाए, कोई नए इंतखाबात की बात हो जाए। और ये देखिए ना, इमरान खान ने एक बड़ा मीनिंगफुल जुमला कहा है अपनी पार्टी के लोगों को, आप तैयारी करें और दिसंबर में आम इंतखाबात होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई खिचड़ी जो है इस्लामाबाद में पक रही है। अब उसमें ये जरूरी नहीं मैं कहूँ कि अल्टीमेट कोई फैसला हो गया। अब ये कम से कम ये जरूर है कि एक चीज जो है वो किसी जगह पर आ रही है, क्योंकि अगर ये हुकूमती बंदोबस्त डिलीवर कर रहा होता ना खजाना साहब, तो शायद इमरान खान इतने ज्यादा मीनिंगफुल ना होते। इमरान खान की मीनिंगफुल होने की एक वजह यह भी है कि हुकूमती बंदोबस्त जो है वो नाकाम हो रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी पैदा हो रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि दुनिया से हमारे लिए पैसा बहुत आ जाएगा, वो पैसा नहीं आ सका। तो इसलिए ना इकोनॉमिकली वाइबल हो सके, ना पॉलिटिकली वाइबल हो सके, और ना आप जो है सिक्योरिटी वाइज वाइबल हो रहे हैं। बल्कि आप ये देखिए, सारी पॉलिटिक्स का महवर जो है वो इस वक्त इमरान खान बने हुए हैं, चाहे आपने उन पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन ये चीजें तो चल रही हैं। फिर इसी तरीके से जो जुडिशरी का मूड है वो भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है कि जो फैसले वो चाहते थे वो वहां से उस तरह के फैसले नहीं आ रहे। तो जुडिशरी का मूड भी नजर आ रहा है। कल ये जो जस्टिस फाइज़ ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह को जो थोड़ा सा लान-तान किया इतनी केसेस के डिले होने का, तो अपना गुस्सा निकालने की भी कोशिश की है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इस वक्त आसार जो है इस्लामाबाद के वो कोई बड़े स्टेबल नहीं है, और उसके अंदर कोई मुतबादल तब्दीली के ऊपर जैसे कहते हैं ना असर नो गौर हो रहा है। अब वो गौर के नतीजे में क्या चीज निकल के आती है, मैं तो पहले कह चुका हूँ आपको, आप चाहे टेक्नोक्रेट ले आए, आप कौमी हुकूमत बना लें, आप इमरजेंसी लगा लें, आप मार्शल लॉ लगा लें, आप कुछ भी कर लें, ये मसले का हल नहीं है। अल्टीमेट आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, एक साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अब हो क्या रहा है, उस इलेक्शन पे जाने से पहले इमरान खान से कुछ गारंटियां चाहिए। इमरान खान के बारे में ये जो परसेप्शन था कि वो आएंगे तो एक बदले की सियासत करेंगे, ये बात डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी की है, ये बात असद कैसर ने भी की है कि हमारे बारे में जो तासुर फैलाया जा रहा है कि हमने आकर कोई इंतकाम की सियासत करनी है, ना इमरान खान करेगा ना हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गारंटियां भी चाहिए इमरान खान से, और शायद वो कुछ इंटरनल गारंटियां हो और कुछ वो एक्सटर्नल गारंटियां हो, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि अगर इमरान खान आते हैं दोबारा इख्तिदार के लिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे जो किसी के लिए भी, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं और चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के लिए मसला पैदा हो। तो मुझे लगता है कि इमरान खान इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे निगलना भी और जिसे आउट करना भी
वो इतना आसान काम नहीं रहा। ये जो इसलिए आपने गुफ्तगू का महवर भी इमरान खान है, गुफ्तगू जिससे भी होगी वो इमरान खान के साथ ही मामला तय होंगे, तभी बात आगे चलेगी। ठीक है, आपने फरमाया कि ये जो हुकूमत है ये इंतहाई नाकामी की सूरत हमें नजर आ रही है। इसका सिर्फ आप ही ने नहीं बात की है, देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की एक खबर है जो मदीह अफजल साहिबा ने ये लिखी है, और ये वो कह रहे हैं कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट टू बैन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज प्लेनली रिवील्ड द न्यू गवर्नमेंट्स ओन वीकनेस एंड डीप पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कि ये इनकी अपनी कमजोरी है कि ये हालत इनकी हो गई है कि मुखालिफ पार्टियों को बैन करने जा रहे हैं। डीप पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है कि जो सियासी तौर पर इंतहाई ज्यादा इनसिक्योर हैं इस वक्त वो। फिर ये कह रहे हैं दैट इट्स पैथ फॉरवर्ड इज अनसर्टेन, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने आगे जाना किधर है। तो ये पूरी तफसील से रिपोर्ट है, ये लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन में, और ये जो है इसकी रिपोर्ट इस तरह का आना ये जाहिर कर रहा है कि ये तो हुकूमत जो है ये तो कहीं भी इसकी स्टैंड ही नहीं करी। और बाय द वे कांग्रेस में आपको पता है कि एक पाकिस्तान के खिलाफ बिल जो है मार्को रूबियो ने वो पेश कर दिया है इंडिया के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो हालत है हमारी गवर्नमेंट की। जो बात ये है, अगर ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती और ये हुकूमत कामयाबी से चल रही होती तो फिर इमरान खान उनके लिए दर्द सर न बनते, वो अपना काम करते रहते। अब इमरान खान इसलिए दर्द सर बन गए कि जहां आपने परफॉर्म करना था वहां आप परफॉर्म नहीं करें। अच्छा, अब जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो अब आपको हीरो बनने का ख्याल भी आ रहा है, आपको इंतकाम का जज्बा भी पैदा हो रहा है, आपको किसी को दीवार से लगाने की ख्वाहिश भी पैदा हो रही है। अब आप देखिए ना, अता तालर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी थी, किस ढिठाई के साथ और किस शानो शौकत से उन्होंने पाबंदी लगाने का फैसला किया था। अब वो फैसला कहाँ गया? ना उनको पार्टी के अंदर से सपोर्ट मिल रही है, ना इत्तेहादियों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, ना मीडिया के अंदर से कोई सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी हमने सारे एविडेंस इकट्ठे किए हुए हैं। अभी ये अदालतों ने जो इमरान खान के रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में उनको जिसे कहते हैं फैसला सुनाया है 12 मुकदमात का, आप ये सारी चीजें उठाकर क्यों नहीं ले जाते इमरान खान के खिलाफ अदालतों के अंदर? वहां तो लेके नहीं जाते, वहां आप टॉक शो के अंदर बैठ के इनकलाब की बातें करते हैं और कहते हैं कि पार्टियों को बैन कर दें। और आप देखिए ना, ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात होगी कि पॉलिटिकल पार्टियां, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टियां फैसला कर रही हैं एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का। अच्छा, आप यानी इसका मतलब क्या है? हम सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, हम डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में मुकाबला नहीं कर सकते, हम इलेक्शन की पॉलिटिक्स में मुकाबला नहीं कर सकते, हम पॉपुलैरिटी में मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो है ना इनको कानून की बुनियाद पे, इदारों की बुनियाद पर उनको इस्तेमाल करके अपने अपने मकासद के तहत इमरान खान को साइडलाइन लगा दे। मैं कहता हूँ 2 मिनट के अज्यूम कर लें कि पार्टी बैन हो गई है, ये कोई नई दुनिया के अंदर खेल होगा, लोग नई पार्टी के नाम से आ जाएंगे। अभी आपने देखा नहीं, लोगों ने जब पार्टी को आपने बैन किया, इंतखाबी निशान छीना, तो लोगों ने तो जाके वोट दे दिए ना उनको किसी और इंतखाबी निशान के ऊपर। तो ये कोई हल नहीं है जो हल हुकूमत के अंदर सोचा जा रहा है। अच्छा, अब आपने कहा जी हमने गद्दारी का मुकदमा चलाना है, अब 12-13 दिन तो हो गए ना अता तालर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कहाँ गई वो गद्दारी का मुकदमा कासिम सूरी पर और डॉक्टर आरिफ अलवी पर और इमरान खान के ऊपर? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जब हुकूमत के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं ना सर, तो वो इंतकामी सियासत की तरफ आती है, फिर वो अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश करती है, फिर वो इस सारा मलबा ये डालती है कि जनाब हमें तो इमरान खान ने काम नहीं करते। पाकिस्तान का इस वक्त मसला इमरान खान है, हम जहां आगे जाना चाहते हैं कामयाबी से वहां इमरान खान आ जाते हैं। कभी वो IMF को खत लिख देते हैं, कभी वो उनके लोग जो है वो डिजिटल मीडिया पे बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कभी वो हमें नाकाम बनाने के लिए फला लॉबिस्ट फर्म उन्होंने हायर कर ली है, कहीं वो यहूदियों का एजेंट बन जाता है, कहीं वो बरतानिया के अंदर साजिशें कर रहा है हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, अब एक बंदा कैद में है, अब सोचिए अगर वो कैद में बैठ के आपके साथ ये कुछ कर रहा है, तो अगर वो कैद से बाहर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे? तो इसलिए हल तो यही होता है कि आप सियासत का मुकाबला सियासत के साथ करें। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से आपने देखा है कुछ विजडम की वॉइसेस भी आ रही हैं कि भी ये जो कुछ मुस्लिम लीग नून कर रही है ये ठीक नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा है, मैंने आपको कहा था एक MNA मुझे मिले, वो PMLN के पिछले कोई 90s से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, PMLN के इस वक्त सिटिंग MNA है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब जो पार्टी के हालात है उस पर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जिस घर में बिल जा रहा है वहां मुस्लिम लीग नून के लिए एक नफरत जा रही है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? टिकटॉक के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के बड़े बड़े तलाबे मिला रहे हैं और जैसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं बहुत कुछ इनकलाब हमारे पास आ गया है। और हालत ये है कि हमारी जिसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस अपनी जगह, जो पॉलिटिकल करेक्शन है वो भी हम नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से आपके इत्तेहादी भी आपसे डिस्टेंस के ऊपर है। आप मुझे बताएं ना, इस पूरे हुकूमती बंदोबस्त में
कहाँ एमकेएम इनके साथ फुल फ्रंट फुट पे खड़ी है, कहाँ इनके साथ पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे खड़ी है, कहाँ बाकी लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग तो खुद अपने अंदर एक आइसोलेशन का शिकार है, और जब ये आइसोलेशन का शिकार है तो जिन्होंने बंदोबस्त किया है वो क्या करें। ये जो अब इसने कैप्टन सफदर ने कहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट गई थी उनके घुटने पकड़ने के लिए नवाज शरीफ के, और उनकी बड़ी मिन्नतें की, उनके घुटने पकड़े और उनसे कहा, और उसने उस लंदन माहिदे की तौसीक की ना, जो लंदन माहिदा इमरान खान साहब कहते थे। अब इस्टेब्लिशमेंट सुन रही है कि अच्छा हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हमने लंदन में जाके घुटने पकड़े। तो ये नवाज शरीफ साहब किसकी बोली बोलना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन सफदर ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, किसी के कहने पे बोल रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो लंदन प्लान है वो अब काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है, उसके अंदर काफी क्रैक्स आ चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये सियासी बोझ उठाने वाली जमात नहीं है, बल्कि इसने अपने लिए भी बोझ बन गई है और हमारे लिए भी इसने बोझ बनाकर हमें रख दिया है, और हम एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेज के ऊपर खड़े। जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, अभी अभी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ गई आ गई। अच्छा, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो गैलप सर्वे था, ये इनको हमेशा सपोर्ट करता होता था। अब वो गैलप्स वाले भी मजबूर हो गए हैं कि इनके बारे में पूरी जो इनकी जो एक्स-रे रिपोर्ट है वो उन्होंने दे दी है, आपने देख ली होगी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि तमाम बिज़नेसेस जो हैं उनकी मेजॉरिटी जो है, उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इनके ऊपर, और किस तरीके से सारे के सारे मामला चल रहे हैं। ना तो इकोनॉमी इनके हाथ से काबू में आ रही है, ना इनको पॉलिटिक्स का इनका कुछ पता चल रहा है। ये तो एक केओस लेके आए हैं जो कि मैसेज ये दे रहा है कि वी आर हियर टू जस्ट लूट एंड जस्ट लीव। इनका और कोई प्लान देखिए ना, बात ये है कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए गुजरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और इन मौजूदा हालात में कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और ये भी कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट ना करने की बड़ी वजह जो है वो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और सिक्योरिटी के सीरियस कॉन्टेक्स्ट हैं, और वो जो वन विंडो ऑपरेशन की बात आप कर रहे थे वो भी नहीं है। तो अब मसला ये है कि जब बाहर की दुनिया हम पे इस तरह से क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी आपने रिपोर्ट हमसे शेयर भी की है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए इदारे बेचारे क्या करेंगे? वो कब तक इस पार्टी का बोझ उठाएंगे? कब तक वो पैसे लेकर जो है कैसे सर्वे शाया करते रहेंगे जिसके अंदर हकाइक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ आईपीपीस के मामले में ही देख लेना, कितना इस हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि हुकूमत के अपने अंदर जिसे कहते हैं लोग मौजूद हैं, उनके अपने बेटे मौजूद हैं, उनका खानदान मौजूद है, शरीफ खानदान, जो बैठ के आईपीपीस में कैपेसिटीज की पेमेंट ले रहा है विदाउट जनरेटिंग अ सिंगल यूनिट। तो ये जो सारा खेल हो रहा है, इसके अंदर हम क्या लेके जाना चाहते हैं, क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपने गवर्नेंस के मॉडल को, अपने डेमोक्रेटिक मॉडल को। फिर आप ये डिजिटलाइजेशन को जिस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप इन आवाजों को दबाना चाहते हैं, मुतबादल आवाजों को, कौन सुनेगा? और फिर मैं आपको बताऊं, जब एक पॉपुलर सपोर्ट जो डिजिटल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है, उसको हमने बिला वजह अपने खिलाफ कर लिया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना दिया है, एंटी गवर्नमेंट बना दिया है, और वो जब अपना रिएक्शन देते हैं तो यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए और रियासत के लिए कुछ मसाइल तो पैदा होते हैं। तो इसलिए इसलिए हो रहे हैं कि हमने उन सवालों का जवाब नहीं देना जो जवाब लोग उठा रहे हैं, और जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर एक प्रोपेगेंडा भी होगा, उसके अंदर कोई सीरियसनेस भी होगी। लेकिन एक चैलेंज तो बन गया ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि जनाब इसको डील कैसे करना है। अब मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कल शायद छपेगा, मैंने ये कहा है कि जो डिजिटलाइजेशन की जो पूरी मुहिम है, इसको अगर आपने डिजिटल दहशतगर्दी के तनाजुर में देखना है और इसका ताकत के जोर पर इसका इस्तेमाल करना है, तो इसके मुकाबले में अगर आपने इल्मी और फिक्री बुनियादों पर लोगों को एजुकेट नहीं करना, तो फिर ये लड़ाई और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिएक्शनरी अप्रोच अपना रहे हैं। अगर वहां से कोई गुस्सा आ रहा है तो हम भी गुस्से में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ये चीजें चलेंगी नहीं। और पाकिस्तान में मैं जाती तौर पे जानता हूं, क्योंकि मैं सोशली इंटरेक्ट करता हूं बहुत से जर्नलिस्टों के साथ, बहुत से और लोगों के साथ, और जो कोई पीएमएलएन के हामी थे, यानी मैं आपको बता रहा हूं अभी 4 महीने पहले तक वो हमसे बहस करते थे और वो कहते थे कि नहीं 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 पीएमएलएन बड़ी शानदार एक्सपीरियंस जमात है जी, आप देखिएगा। वो अब पता चल रहा है कि जनाब वो एक्सपीरियंस जमात कहाँ रह गई। फिर जमात के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। अब एहसन इकबाल साहब जो है वो अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उनको बेबस कर दिया गया है, उन तमाम मामलात में सीपैक के मामलात उठा के किसी और के पास है। और यहाँ तक भी एहसन इकबाल साहब ने गिला किया है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। तो ये जो पार्टी के अंदर वॉइसेस जनरेट हो रही हैं, उसका इलाज भी आप नहीं ढूंढ रहे। आप समझते हैं कि हम शाही खानदान के तौर पर पार्टी चला लेंगे
और फिर अब ये सारे मामला लेके चलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, देखिए नवाज शरीफ क्यों नहीं अपना सियासी रोल प्ले कर? ये बहुत से लोग बार बार ऐलान करते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने सियासी रोल अदा करने का फैसला कर लिया है। वो नहीं सियासी रोल प्ले कर सकते, क्योंकि जिस बंदोबस्त के तहत ये सारा बंदोबस्त हुआ है उसमें उनका कोई सियासी रोल नहीं है। उनकी मजबूरियां हैं, वो जहां अपने आप को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे वहीं फॉर्म 47 आ जाएगा, वहीं उनकी बेटी की हुकूमत आ जाएगी, वहीं उनके भाई की हुकूमत आ जाएगी, तो वो तो मजबूर है। अच्छा आप मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब जो है या बिलावल भुट्टो साहब जो है, इस वक्त जो बिजली का क्राइसिस है, बिजली की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई है, माशी मामला खराब है, कहीं आपको बोलते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं कोई गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे? नहीं आएंगे। बल्कि उन्होंने शुरू में स्टैंड लिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की बात नहीं करेंगे, फिर अब स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं पीटीआई ने खुद ऐसा किया है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक दबाव है। तो पीटीआई को भी आपने कहां लाके खड़ा कर, पीपल्स पार्टी को कहां खड़ा कर दिया है, एमक्यूएम को कहां खड़ा कर दिया है, अच्छा बाकी जमातों को लाके कहां खड़ा कर दिया है। तो आपकी जो पॉलिटिकल स्पेस है गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टियों ने वो खो दी है। अब अपोजिशन में तो सिर्फ इस वक्त पीटीआई है। अब ये थोड़ा सा जमात इस्लामी ने अपना रंग दिखाने की कोशिश की है और पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ना जब तक आप एक बड़े दबाव की सियासत पैदा नहीं करेंगे, एक मुतबादल गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुतबादल वॉइसेस को जनरेट नहीं करेंगे, लोगों की वॉइसेस के साथ अपने आप को मिलाएंगे नहीं, तो कहां करेंगे? पीटीआई को तो आपने बैन कर दिया है, पीटीआई तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। अगर करना चाहे तो फिर जनाब वो दहशतगर्दी के जुमरे में आ जाता है, वो आ जाएगा, सिक्योरिटी रिस्क के जुमरे में आ जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। अब सिटिंग एमपीए एमएनए गिरफ्तार हो रहे हैं, आप यहां से अंदाजा लगाएं। तो इसलिए ये जो एक हाइब्रिड बेस्ड मॉडल हमने बनाया है ये नहीं चल सकेगा। उसकी एक वजह है, अगर आप ग्लोबली कनेक्ट ना होते ना, ग्लोबली आप चला लेते पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये सिस्टम, कोई आपको कुछ ना कहता, आपने टीवी बंद कर दिया, आपने अखबार बंद कर दिए। लेकिन जब आप ग्लोबली कनेक्ट हैं और खबरें बाहर से आ रही हो, ये जो तबसरे, ये जो रिपोर्टें आप हमसे शेयर करते हैं, ये बाहर की दुनिया से पाकिस्तान के बारे में आ रही है, तो फिर आप इन तमाम चीजों से कैसे अपने आप को आजाद कर सकेंगे सर? कैसे अपने आप को अलग कर सकेंगे? लोग आपकी हुकूमत पर सवालात उठाएंगे कि जनाब आपका मॉडल क्या है। अभी आपने चंद दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कितने अरब डॉलर के ऊपर ले जाऊंगा इकोनॉमी एक साल में। ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं यार? यहाँ 1 अरब डॉलर के ऊपर आप हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम पता नहीं कितने अरब डॉलर के ऊपर ले जाएंगे। जो बुनियादी करेक्शन करनी है वो आप करने की पोजीशन में नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना आपके पास मैंडेट है। और जहां मैंडेट की बात आती है, जहां ये जरा अपने से कद से बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, तो फौरी तौर पर इनको बता दिया जाता है कि आप फॉर्म 47 के। अभी आप देखें ना सलमान भाई के ये जो हुकूमत है ना, ये अपनी मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप देखिए फॉरेन पॉलिसी को देख लें, फॉरेन पॉलिसी भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर फॉरेन ऑफिस को उसका जवाब देना पड़ता है। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है बाहर की दुनिया में, हमें लोग खाना साहब, हुकूमत तो बहुत बात की बात है ना। पहले तो बुनियादी सवाल ये उठाएं कि ये इलेक्शन क्या क्रेडिबल था? जो नतीजा आपने निकाला क्या वो क्रेडिबल था? जिसकी बुनियाद पे आपने हुकूमत बनाई क्या वो क्रेडिबल था? यानी पूरी कहते ना, जाने ना जाने गोली ना जाने बाप तो सारा जाने है। हम सबको पता है कैसे बनी है यह हुकूमत, तो इसलिए उस हुकूमत की जेब में पहला खोटा सिक्का जो है वो उसकी लेजिटिमेसी का है, लीगल लेजिटिमेसी का है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का है। वो है ही नहीं उनके पास। अब जब वो नहीं है तो अब आप मुझे बताएं कि आप किस शानो शौकत से खड़े होकर सीना तान के बात कर सकते हैं? कौन आपको बात करने देगा? किसको पता है कि आप कैसे आए और कैसे आपको लाया गया है? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो सारा बंदोबस्त से बुनियादी बात समझने की कोशिश करें कि जो रिजीम चेंज के बाद जो कुछ हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था पीटीआई के बारे में और मुल्क के बारे में, वो फेल हो चुका है। जिसको जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लें उतना ज्यादा बेहतर है। ये स्क्रिप्ट अपने मतलूबा नताइज नहीं दे सका। आपने कहा था कि इमरान खान खत्म हो जाएगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, इमरान खान मीनिंगफुल नहीं होगा, वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे, हम बल्ले पे निशान छीन लेंगे, पार्टी को बैन कर देंगे, जलसे नहीं करने देंगे, लोग इमरान खान का नाम लेना भूल जाएंगे। अब वो इमरान खान जो है वो भूल नहीं पा रहा, ना उसके कभी प्लेटलेट्स गिरते हैं, ना उसको कभी बुखार चढ़ता है, ना उसको कोई डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, ना वो कहता है कि मेरा इलाज लंदन के बगैर नहीं होगा, ना वो कहता है कि जाती तौर पे कि मुझे फला रियायत दे दो, फला रियायत दे दो, फला रियायत दे दो। तो ये सारा जो आपने सोचा था उसके बारे में, उसने तो अपनी रेजिस्टेंस से गलत साबित किया है। तो जब उसने गलत साबित किया है तो अब आपको चाहिए कि आप भी अपनी पॉलिटिकल करेक्शन करें, इसको अना का मसला ना बनाएं।
हाँ। इसको अपनी जिद ना बनाए। आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये मामलात और पाकिस्तान की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त सपोर्ट है, लेकिन डेमोक्रेसी में अफराद ही गिने जाते हैं ना सर, अफराद गिने जाते हैं कि लोग किसके साथ हैं। तो लोग जिसके साथ हैं उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं रिंग से, तो वो लोग क्यों कबूल करेंगे मुझे बताइए। इसलिए ये फैसला, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे, 2 पाई अक्सरियत ले जाएंगे, ये मेरी बहस नहीं है। बहस मेरी ये है कि आप एक ऐसे माहौल की तरफ जाएं जहां लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करने दें, वो खुद फैसला कर लें। वो नवाज शरीफ को गेंद कोर्ट में गेंद डालना चाहते हैं, जरदारी की कोर्ट में डालना चाहते हैं, इमरान खान की डालना चाहते हैं, और उनको काम करने दें। देखिए अब पाकिस्तान जिस स्टेज पे है ना कसाना साहब, आपको 10 से 15 साल की कंटिन्यूएशन चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। बिल्कुल। और यही पॉलिटिकल कंटिन्यूएशन आपको इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन में भी नजर आएगी, सिक्योरिटी में भी नजर आएगी, मुल्क के अंदर भी नजर आएगी। ये जो आपने कौम के अंदर होप तोड़ी है ना, इस होप को रेस्टोर करना इतना आसान काम नहीं है। ये बार बार के तजर्बे, बार बार के एडवेंचरिज्म, बार बार की मुहिमजोइयां, बार बार किसी को लाना किसी को निकालने का जो खेल है, ये अब हमें मतलूबा नताइज नहीं दे रहा। इसलिए ये सबको सोचना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी सोचना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। और मैं तो डरता हूं कि कहीं ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी वाली लड़ाई जो है वो इतनी आगे चली जाए कि हम इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे। इसलिए इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेके जाना किसी के मफाद में नहीं। और अगर इमरान खान ने एक विजडम के तहत मैसेज दिया है, उस मैसेज को कैच किया जाए, उससे रास्ता निकाला जाए, उससे बातचीत की जाए और उसी के जरिए कोई आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन मसला इसमें क्या है कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी नहीं चाहेंगे कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे। उनको पता है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान रास्ता निकलने का मतलब है कि इमरान खान को इक़्तिदार की तरफ वापस लाना है। वो क्यों कबूल करेंगे? इसलिए उनको भी, अगर उनके अंदर जो संजीदा लोग हैं वो ये सोचें, और खुद एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस सारे खेल से हमने हासिल क्या किया, क्या मिला है। और अगर मिला ये है जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। देखिए ना, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ने कोशिश की वो जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना के कि हम कोई रास्ता निकालें इकोनॉमी को बुनियाद बनाने का। अच्छा फैसला है, मैं तो उसको बुरा फैसला नहीं समझता, लेकिन अब उससे जुड़े हुए फैसले भी तो है ना। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा वहां। तो इसलिए ये कहना चाहिए हम पॉलिटिक्स को रूल आउट कर देते हैं और इकोनॉमी को ठीक कर लेते हैं, वो नहीं होने वाला। वो कम से कम पाकिस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई। आपने जो बातें की है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें फूड फॉर थॉट है उन लोगों के लिए जो कि इनको सुनना चाहें और उनके ऊपर अमल करना चाहें। अल्लाह करे कि वो सुने और इसके ऊपर अमल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।